नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज का जो टेस्ट है वो पर्यावरण का। तो आइए पर्यावरण का टेस्ट शुरू करते हैं। आज को जो टेस्ट में जो नया है वो मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि ऑप्शन ना पढ़ा जाए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से क्या होता है कि प्रश्न को सॉल्व मतलब लगाने में क्या होता है, उत्तर देने में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि आवाज़ आने से डिस्टर्ब होता है। तो हमने कहा ठीक है, इस एक क्वेश्चन में ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर जो ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला तो आगे के टेस्ट में ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि फिर जैसे चल रहा था उसी तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। 25 प्रश्न रहेंगे। कल का जो टेस्ट आएगा वो विश्व भूगोल का पार्ट 4 होगा। 3 पार्ट आ चुके हैं, कल पार्ट 4 होगा। उसके बाद से विश्व भूगोल पे कुछ अलग रणनीति बनाई जाएगी। तो कल का टेस्ट जो होगा वो मैं पहले बता दे रहा हूँ, विश्व भूगोल का पार्ट 4 रहेगा। बाकी आप अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो वगैरह नहीं देखें, या आपने जैसे जो मैंने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, इसमें से अगर जो आपने कोई एक प्रश्न भी, एक भी टेस्ट सीरीज आपसे छूटी हुई है तो आप जा करके उसको देख लीजिए। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, इससे परीक्षाओं में प्रश्न आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसको ना देखने की गलती मत कीजिए, इसको जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन उसके नहीं पढ़ेंगे। तो क्योंकि आपके स्क्रीन के ऊपर आ ही रहे हैं तो आपको मेरे पढ़ने ना पढ़ने से कोई दिक्कत तो है नहीं। आप अपनी स्क्रीन पे जो आ रहे हैं उनको आप देख करके उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य में और राज्य देह में। आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप बताइए कौन सा सही नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हैं ABCD है, तो आप उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर मैं देता हूँ। पहले का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। पूर्णा जो है वो कर्नाटक में ना होकर के कहाँ है? गुजरात में है। तो पहले का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वन्यजीव अभयारण्य पूर्णा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बाकी के जितने हैं सब सुमेलित हैं, कर्नाटक में ना होकर के गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? उत्तर आप दीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कोलकाता। जो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? बी, कोलकाता है, क्योंकि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। बाकी के जितने हैं सब सुमेलित हैं, मतलब बाकी का कि ये गलत है, कोलकाता इसका उत्तर सही है। क्योंकि ये बता दूं कि सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन जो है वो कोलकाता में स्थित है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन ही सबसे बड़ा क्या है? बोटेनिकल गार्डन है, मतलब कि वनस्पतिक उद्यान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपके सामने 2 तथ्य दिए गए, तथ्यों को मैं पढ़ देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। दूसरा है, टाइगर रिजर्व के क्रोड क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का होना जरूरी है, या अभ्यारण्य होता है। तो आप लोगों को पढ़ ली है, आप लोग इसके उत्तर दीजिए कौन सा सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी, सही है। टाइगर रिजर्व के क्रोड में राष्ट्रीय पार्क का अभयारण्य होता है, ये भी सही है। क्योंकि जो टाइगर रिजर्व होता है उसके क्रोड में क्या होना चाहिए? नेशनल पार्क होना चाहिए, या तो फिर कोई अभयारण्य होना चाहिए। उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी वनों के क्षेत्र ही होने चाहिए, कोई आबादी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से होते हैं जो होते हैं टाइगर रिजर्व। मैंने पर्यावरण की वीडियो बनाई है, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा। टाइगर रिजर्व घोषित करने के नियम हमने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर उसी तरीके से कौन सा कथन सही है? फिर आप बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन मतलब जो तथ्य है कूट के आधार पर उत्तर देना। मैं पढ़ दे रहा हूँ। सेव कार्यक्रम एशिया में गिद्धों के संरक्षण के लिए चलाया गया। दूसरा है, पशु दर्द निवारक दवा गिद्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती थी। तो आइए देखते हैं। जो सेव कार्यक्रम जो चलाया गया वो गिद्धों के संरक्षण के लिए था, सही है। सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो ये तो सही हो गया, पहला सही है। दूसरा है, पशु दर्द निवारक जो दवा होती है डाइक्लोफिनाक जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता था? गिद्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। तो ये भी सही है, क्योंकि इससे क्या होता था? गिद्धों की किडनियों पर प्रभाव पड़ रहा था। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो पशुओं की मृत्यु हो जाती है फिर गिद्ध क्या करते हैं? उस दवाई को खा लेते हैं। लेकिन जो ये मतलब उन जानवरों को खाते हैं, तो दवाई जब उन जानवरों के शरीर में होती थी, इससे गिद्धों पर क्या हो रहा था? फर्क पड़ रहा था। इस वजह से ये भी दोनों तथ्य इसके सही, मतलब कि जो 4 है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है, जिनेवा प्रोटोकॉल का वर्ष क्या है? तो मैं बताता हूँ। जिनेवा प्रोटोकॉल का जो वर्ष है वो है 1925। जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 का है। ये क्या किया गया था? रासायनिक और जैविक हथियारों के निषेध पर ये
जिनेवा प्रोटोकॉल संबंधित है, इसको याद रखिएगा। 5 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, जिनेवा प्रोटोकॉल का वर्ष 1925। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके की बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड जो मैं रुकता हूँ, क्योंकि इससे आदत नहीं है। अगर जो कंटिन्यू करते हैं तो आदत कुछ दिनों में पड़ जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो आइए उत्तर देते हैं इसका। कोई द्वितीयक प्रदूषक इसका कौन सा है, तो ऑप्शन है आपके सामने, जैसे मैंने बताया ऑप्शन तो दिए हुए आप देख रहे हैं। बाकी जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा पैन। पैन मतलब पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। ये मैं बता दूं, प्राथमिक प्रदूषक जो डायरेक्ट कोई प्रदूषक हो जो प्रदूषित कर रहा हो, लेकिन जब कई प्रदूषक मिल करके आपस में जब मिल के कोई नया प्रदूषक बना ले, उसको बोलते हैं मिश्रण, जिसको कहते हैं, वो क्या कहलाता है, द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक में हम देखें तो जैसे पैन बताया है, तो इसमें पैन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोकार्बन वगैरह होते हैं। तो पैन में ये होते हैं। तो जैसे CO है, CO2, ये सब क्या स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, लेकिन जो पैन है ये कई गैसों के मिश्रण से बनता है। तो 6 का सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा कथन सही है, कूट के आधार पर उत्तर देना है। पहला है SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। बताइए सही है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा कि SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, सही है। फिर दूसरा है SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, ये भी सही है। SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि आप जान रहे हैं SO2 जो है वो जल के साथ जब मिलती है तो SO2 + H2O = H2SO4। जब H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होता है जब बारिश के साथ में नीचे गिरता है तो क्या होता है कि शरीर पे फफोले वगैरह पड़ जाते हैं। अम्ल वर्षा एसिड रेन जिसको कहते हैं, ज्योग्राफी में मैंने बताया है इसके बारे में, पर्यावरण में भी मैंने बताया है। तो इसको याद है कि SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। पर्वतों पर मतलब किसी चट्टान पर इस तरह की पड़ेगी तो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। जान रहे हैं कि जैसे किसी भी अगर जो आप किसी पर्वत पे पहाड़ पे अगर जो इसको बार बार जहाँ पर जिन क्षेत्रों में अम्ल वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ की चट्टानें क्या होती, काफ़ी ज़्यादा मुलायम सी हो जाती है, मतलब उसमें दरारें वगैरह पड़ जाती हैं अम्ल वर्षा के क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, तेल अधिप्लाव समुद्री जीवों के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। दूसरा है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से मिथेमोग्लोबिमेनिया रोग होता है। तो बताइए गलत सही, कौन गलत कौन सही। तो आइए देखते हैं उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो मैंने बताया, तेल अधिप्लाव समुद्री जीवों के लिए अत्यधिक लाभप्रद है, गलत है। क्योंकि तेल अधिप्लाव ऑयल स्पिल्स जो होता है, जब किसी समुद्री क्षेत्र में कोई टैंकर वगैरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उस क्षेत्र में जब तेल फैल जाता है उसको ऑयल स्पिल्स बोलते हैं। लेकिन इसमें होता यही है कि जिस क्षेत्र में फैलता है वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। सतह पर ये क्या होता है, फैल जाता है पूरा। तो इससे क्या होता है कि समुद्री जीवों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये लाभप्रद है, गलत है। दूसरा है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से मिथेमोग्लोबिमेनिया हो जाता है, ये सही है, क्योंकि इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं और ये सही है। मतलब 8 का बी सही है, केवल 2। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, झील के किनारे का छिछला क्षेत्र जहाँ अधिकतर जड़युक्त वनस्पतियाँ उगती हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन वेलांचली क्षेत्र, सरोजावी क्षेत्र। आपको बताना है कौन सा सही कौन गलत है। वेलांचली क्षेत्र को लिटोरल जोन और इसको लेमेटिक जोन बोलते हैं। तो आप बताइए कौन सा सही है, सरोजावी क्षेत्र सही है, लेमेटिक जोन सही है, या वेलांचली क्षेत्र लिटोरल जोन सही है, बताइए। तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ कि इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वेलांचली क्षेत्र सही है। क्योंकि वेलांचली क्षेत्र जब किसी झील के मतलब किसी भी जलराशि का जो शुरुआत, जैसे ही आप उसके तटीय क्षेत्र, क्योंकि जान रहे हैं कि कोई भी चीज़ तुरंत गहरी नहीं होती, कुएं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो क्या होती है एक स्लोप होता है, स्लोप के जाते जाते धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। जो तट के पास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर जड़युक्त वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी झील के आसपास, तो उसको बोलते हैं, वही क्षेत्र जो होता है उसी को बोलते हैं वेलांचली क्षेत्र। आप पढ़ते नहीं, वेलांचली जलधारा जो तट के साथ साथ बहती है, तो वेलांचली उसी को बोलते हैं। बाकी सरोजावी उसके वेलांचली के बाद का क्षेत्र जो होता है सरोजावी होता है। वेलांचली क्षेत्र में नीचे की तरफ वनस्पतियाँ कुछ खास नहीं पाई जाती हैं, वही क्योंकि 200 मीटर के बाद प्रकाश पहुंच नहीं पाता, तो नीचे का तो गहरा क्षेत्र हो जाता है, उसके ऊपर की जो क्षेत्र होता है उसको वेलांचली क्षेत्र बोलते हैं, या सरोजावी क्षेत्र बोलते हैं। तो 9 का जो है वो ए सही हो जाएगा। फिर भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो जिम कॉर्बेट सही हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, बी सही है, जिम कॉर्बेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको हम पढ़ते हैं। निम्न कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन का उपभोग करते हैं। कौन सही कौन गलत बताइए। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, आप उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम उत्तर देते हैं इसका। आप पढ़ रहे हैं जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ उसी तरीके से आप भी अपना जल्दी जल्दी पढ़िए, फिर उसका उत्तर भी दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, गलत है, क्योंकि वो कार्बनिक को अकार्बनिक में बदलते हैं, अकार्बनिक को कार्बनिक में नहीं बदलते हैं। तो पहला गलत है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, उत्पादक होना चाहिए। उत्पादक अपने भोजन का उत्पादन करते हैं, उपभोग नहीं करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, वो डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन कथन सही है। खेत, तालाब, झील प्राकृतिक पारितंत्र है। दूसरा है सामुद्रिक पारितंत्र पृथ्वी में के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है। आइए उत्तर देते हैं। खेत, तालाब, झील प्राकृतिक पारितंत्र गलत है, क्योंकि मान लीजिए खेत क्या होता है, प्राकृतिक नहीं होता है, कृत्रिम होता है। और तालाब और झील को मान भी लेते हैं प्राकृतिक होता है, लेकिन कृत्रिम भी पाया जाता है। चलो मान लेते हैं इसको प्राकृतिक है झील तालाब, लेकिन जो खेत है वो तो कृत्रिम है, इसलिए पहला तथ्य गलत है। सामुद्रिक पारितंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है, ये सही है, मतलब कि 12 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तृतीयक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं। दूसरा है आहार श्रृंखला में बकरी द्वितीयक उपभोक्ता है। बताइए सही है गलत है। इसका उत्तर देते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं, गलत है। तृतीयक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तो सभी करते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से वो प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव होते हैं, वो घास वगैरह पर उत्पादक पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो क्या द्वितीयक या तो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं। आहार श्रृंखला में बकरी द्वितीयक उपभोक्ता गलत है, क्योंकि बकरी जो होती है वो घास को खाती है, जो घास को खाते हैं मतलब शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इस आहार श्रृंखला में बकरी द्वितीयक उपभोक्ता ना होकर के प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आएंगे। सर्वाधिक विविधता कहाँ देखने को मिलती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ, देख के बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन मतलब कि जो भूमध्य रेखीय के क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सर्वाधिक हमें जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वही है। वहाँ पर क्योंकि बारिश भी होती, नमी भी होती, सब कुछ होता है, वहाँ पर पेड़ पौधे खूब उगते हैं, उनके नीचे भी छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता में जो देखने को मिलती है वो 14 का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, साइलेंट वैली आंदोलन किस वर्ष हुआ है, मतलब किस वर्ष हुआ था, लोगों को बताना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप तुरंत उत्तर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 1973 साइलेंट वैली कब हुआ था, 1973 में हुआ था, क्योंकि आप याद है कि साइलेंट वैली कहाँ, केरल में है, तो ये केरल में ही संबंधित, वहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा था जिसका विरोध हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 ये देखते हैं, बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आप बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। पढ़ देता हूँ मैं इसको। मराकेश सम्मेलन 2016, दोहा सम्मेलन 2011, कानकुन सम्मेलन 2010, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। बताइए कौन नहीं है। इसमें सही हो जाएगा, वो हो जाएगा दोहा। दोहा जो है बी ऑप्शन, दोहा 2011 का नहीं 2012 का है। इसमें जो विकसित देश हैं उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि वो गरीब देशों की मदद करेंगे। दोहा सम्मेलन कतर की राजधानी है दोहा। 16 का भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सही है। पौधे जैविक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। दूसरा, पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठकों में जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के गमन को पारदर्शी बनाते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा सही है। 17 का क्या है, बी सही है। 1 और 2 दोनों, जैविक पौधे संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, सही है। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठनों में जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के गमन को पारदर्शी बनाते हैं, क्योंकि आने जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक है, सब में जैविक पदार्थ का जो मेन सोर्स अगर जो आप देखेंगे तो पौधों से ही पहुंचता है, वही क्या करते हैं, ट्रांसफर होता रहता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या करें, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है सही कौन सा है।
उष्णकटिबंधीय वर्षावन एवं प्रवाल भित्तियों में अत्यधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। दूसरा है मरुस्थलीय एवं ज्वारनदमुख क्षेत्रों में अपेक्षाकृत, मतलब उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षाकृत निम्न प्रजाति विविधता पाई जाती है। अब बताइए कौन सही कौन गलत है। तो अब जान रहे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सही है। और प्रवाल भित्तियों में भी की क्षेत्र में भी पाई जाती है, ये भी सही है। और मरुस्थलीय एवं ज्वारनदमुख एरिया में विविधता बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती, क्योंकि मरुस्थल की बात करें, जो मरुस्थल में रहने लायक जीव होगा वही वहाँ पर रह पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। और बाकी के जैसे ज्वारनदमुख है वो भी, ज्वारनदमुख एस्चुरी के क्षेत्र में जो खारे पानी में रहने वाले जीव हैं, पौधे हैं, वही वहाँ पर रह पाएंगे, सबके बस की बात नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से निम्न में कौन सा कथन सही, आहार श्रृंखला बड़ी जबकि आहार जाल छोटा एवं जटिल होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों पर अधिक जैव विविधता होती है। बताइए कौन सी कौन गलत। देखिए आहार श्रृंखला सिर्फ एक श्रृंखला को दर्शाती, वो काफ़ी लंबी तक चली जा सकती है, लेकिन जो आहार जाल होता है, कई खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से क्या होता है, आहार जाल बनता है, मतलब फूड वेब बनता है। वो छोटा और काफ़ी ज़्यादा घना होता है, मतलब कि जटिल होता है। तो याद रखिएगा, आहार श्रृंखला लंबी चली जा सकती है, लेकिन आहार जाल छोटा ही होता है, लेकिन बहुत ही घना होता है, क्योंकि चोटी पर जो जीव हैं वो जाल का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जाल तो नीचे ही बनेगा ना, जो छोटे छोटे जीव, मतलब कि खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला के निम्न स्तर पे क्या होता है, जाल सबसे ज़्यादा घना होता है और खाद्य श्रृंखला काफ़ी दूर तक भी जा सकती है। तो लेकिन जो जाल होता है वो छोटा होता है और काफ़ी घना होता है। निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों पर अधिक जैव विविधता होती है, गलत है, क्योंकि निम्न अक्षांशों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उच्च अक्षांशों में नहीं, निम्न अक्षांश का मतलब है कि 0 डिग्री लाइन के आसपास 1 2 3 4 5 6, लेकिन उच्च अक्षांश का मतलब उसकी तुलना में जो ऊंचे अक्षांश का मतलब उच्च है, तो मतलब कि 20 25 30 50 60 70 80 डिग्री में, तो वो क्या है, वो सब उच्च अक्षांश। वहाँ पर जैसे आप जान रहे हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आप अक्षांश आपके उच्च होते चले जाएंगे, लेकिन जैव विविधता क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसका जो 19 का होगा वो एक सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आ गए। अच्छा क्वेश्चन है, सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताइए उत्तर, तो कहीं लगाइए, कुछ बताइए, सबके उत्तर बताइए। कुछ जैसे नहीं आ रहा है तब भी बताइए, क्योंकि मैं 5 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड रुक रहा हूँ, तो आप ही रुक रहा हूँ उत्तर देने के लिए। तो आप उत्तर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा, जल चक्र में, क्योंकि जल जो है वो वाष्पीकृत तभी होगा जब सूर्य की किरणें मिलेंगी, तापमान बढ़ेगा। मतलब जल चक्र जो पूरा जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो पूरी तरीके से सौर किरण विकिरण पर ही डिपेंड करता है जल चक्र। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, मतलब प्रदान किए जाते हैं, किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तो बताइए। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। बाकी के सब गलत है, इसे आप देख लेंगे। जैव विविधता न्यूनीकरण के योगदान के लिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नहीं है। जैव विविधता न्यूनीकरण के योगदान के लिए, मतलब जैव विविधता का ह्रास कर देंगे, खत्म कर देंगे जैव विविधता, उसके लिए दिया जाएगा, बिल्कुल गलत है। मादक पदार्थों का कोई मतलब नहीं, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए भी गलत है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, आप बताइए। देखिए इसमें चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे कि चारों सही है, लेकिन जो इसमें मुख्य कारण पूछा गया है तो आप देखेंगे जो प्राकृतिक जीवों का जो आवासीय विनाश हो रहा है वही सबसे ज़्यादा जैव विविधता का कारण है, क्योंकि उनका जब विनाश हो जाएगा, प्राकृतिक आवास जो है उनका विनाश होता चला जाएगा, तो क्या होगा कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा ह्रास होगी। अत्यधिक दोहन सही इसमें से सब हैं, लेकिन जो सर्वाधिक जो है वो आवासीय विनाश है। इसका सही हो जाएगा 22 का डी। 23 का देखिए, आइए देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप बताइए कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून, मतलब 23 का बी सही है। बाकी भोपाल नई दिल्ली पुणे गलत है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन सही है, आप बताइए कौन सही है कौन गलत है। होप स्पॉट सागरीय जैव विविधता को दर्शाते हैं। दूसरा है भारत में 2 होप स्पॉट हैं। बताइए उत्तर, इसका काफ़ी आसान सरल क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर। तो होप स्पॉट सागरीय जैव विविधता को दर्शाते हैं, ये सही है। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया, भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं, ये भी सही है। पहला अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप है, भारत में 2 भी हॉट स्पॉट हैं। तो इसका जो 24 का हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखिए हम इतनी जल्दी से पढ़ रहे हैं, आप भी उसी तरीके से उसी लय में उत्तर फटाफट दे दीजिए, आपका भी काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मैं दे रहा हूँ तो प्रश्नों को तैयार कीजिए। कल टेलीग्राम चैनल पे किसी ने भेजा था, काफ़ी अच्छी तरीके से नोट्स उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी के बनाए हैं। आप भी, आपके पास भी अगर जो उसी तरीके के कोई नोट्स आपने बनाया है तो आप भी उनको हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे साझा कीजिए। और चूँकि
इससे पता चलता है कि आप कितने गंभीर हैं, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। कई एक लोगों ने ईमेल भी मुझे भेजा था, ईमेल पे भी उन्होंने अपना नोट्स वगैरह भेजा है, काफ़ी अच्छा नोट्स है। एक लोगों ने भी मुझे टेलीग्राम पर ही भेजा था। तो कई लोग भेज रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, नोट्स वगैरह लोग बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप भी इस मामले में फिर क्यों पीछे हैं? आप बताइए हमें कितने आपने कैसे नोट्स बनाए हैं, आप मुझे भेजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो ये नोट क्या भी बताए पहले पुराने अब तक जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने किस सब्जेक्ट में कैसे नोट्स बनाए बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी आप अंत में जो मैं 24 क्वेश्चन पे आ गया हूँ, 25 पढ़ के मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आपके अंत में फिर मैं कहना चाहता हूँ, आपके प्रश्न टोटल कितने सही हैं और आपने क्या इन प्रश्नों को आप नोट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी मुझे बताइए कि प्रश्नों को नोट करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं करते हैं तब आप जैसे ही आपकी मर्जी। मेरा काम बताना ही है, मैं बता ही सकता हूँ। कोई मैं ज़बरदस्ती आपसे कहता हूँ पेन लेके तो आपको मैं बोलूँगा कि नोट कीजिए, मैं कह सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, नोट कीजिए या ना कीजिए। प्रश्नों का संकलन काफ़ी अच्छा, चाहता तो मैं एक तरफ से रिपीटेड देता, आप भी 25 में 25 करके बहुत खुश हो जाते। लेकिन आपको खुश करना मेरा काम नहीं है। आप खुश इस तरीके से हो कि आप नहीं कर पाए, इस नए प्रश्न मिले, इस बात पे खुश हो। सही हो गए, इस बात पे खुशी जाहिर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गलत हो रहे हैं उनकी आप स्ट्रेटजी लोगों के साथ साझा कीजिए। आप गलत हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी साझा कीजिए। प्रश्नों को अच्छे प्रश्न संग्रह काफ़ी अच्छे हैं, इनको पढ़िए जरूर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। अंत में आप बताइएगा जरूर कि आपके टोटल कितने सही हुए, ईमानदारी से बताइएगा। टोटल सब लोग बताइएगा जरूर, सभी लोग। बेजानो पर्यावरण लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता, अच्छा भी नहीं लगता है। कल का टेस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 4 आएगा। आप लोग देखने के लिए रेडी रहिएगा। पार्ट 4 काफ़ी अच्छे प्रश्न रहेंगे, रिपीटेड एक भी नहीं रहेगा, सब प्रश्न नए रहेंगे और काफ़ी अच्छा संकलन कल का भी होने वाला है। जिस तरीके से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आने वाले समय में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कल टेस्ट आएगा काफ़ी अच्छा टेस्ट होने वाला है। आप लोग अपने अच्छे से आराम से बैठ करके उसको उत्तर दीजिए। किसी तरीके से कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से पढ़िए प्रश्न, फिर उत्तर उसका तुरंत दीजिए। आप नहीं, आपको मान लीजिए जैसे मैंने बोल दिया, आपको उत्तर आ गया कि मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोला कि हॉप स्पॉट सागरी जैव विविधता को दर्शाते हैं, तो आपने ठीक है, सही हो गया, भारत में 2 हॉप स्पॉट, सही हो गया। लेकिन आप हॉप स्पॉट से संबंधित और भी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि टोटल वर्ल्ड में कितने हॉप स्पॉट हैं, और आप ये देख लीजिए कि हॉप स्पॉट कितने, तो ठीक है, लेकिन सिर्वियार ने दिया था, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी, किस लिए की थी, इसके लक्ष्य क्या हैं, सब देखिए, अच्छी चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, आप उत्तर दीजिए कब है। क्वेश्चन नंबर 25। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो था वो 2009 में शुरू किया गया था। जो क्वेश्चन नंबर 25 को वो भी सही हो जाएगा। स्नो लेपर्ड जो है वो उत्तराखंड का राजकीय पशु भी है। स्नो लेपर्ड, इसके जंग रात का भूत वगैरह भी ये सब इसको बोलते हैं। खैर, ये तो हो गया आज का टेस्ट। ये जो मेरा जो नया एक्सपेरिमेंट है आपको कैसा लगा? जो मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े, आप बताइए ऑप्शन पढ़ना सही है या नहीं सही है, बाकी आपकी मर्जी है। आप जैसा बताएंगे उसी तरीके से किया जाएगा। ऑप्शन पढ़ना सही है या नहीं सही है, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहिए तो मैं पढ़ दूंगा, नहीं तो आप अपने आप ही पढ़ लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। तो फिलहाल आज के इस टेस्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाकी आप जैसे मैंने बताया, प्लेलिस्ट जाइए, जहाँ पर स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इस जो टेस्ट सीरीज है उसके कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देखिए। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी टेस्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, जितना ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने लगन के साथ उसको आप पूरा देखिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट रहेगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, स्वस्थ रहें।